किसी भी वजह से, ठीक है, यहाँ पे वजह इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा साथ में रहना जरूरी है, ठीक है। लोगों को बात करते हुए सुना होगा, मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, लेकिन मैं रहना चाहता हूँ यहीं पर, मैं रुकना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ। हाँ, तो ये सब बातें फर्जी होती है, ठीक है। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी ऐसी बात करते, फिर प्रैक्टिकली सोचते तब लगता है कि नहीं नहीं, इतनी भी जरूरी चीजें नहीं, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही, आगे बढ़ते रहना मतलब निरंतर चलते रहना। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अपना होगा तो रुक जाएगा, नहीं तो चला जाएगा, ठीक है। अपने को अपनी जिंदगी का सफर चलाते रहना है। मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ पता नहीं, ठीक है। हाँ, गुड लक। हाँ, इधर देखो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो हम रेस्पिरेशन के अंदर आए हैं, लास्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। बिल्कुल एंड वाला पार्ट कुछ बचा हुआ है, जिसमें कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा रेस्पिरेशन चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे रेस्पिरेशन को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं, स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं करना है। स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लिया, बैटरी डाउन, ठीक है, ऐसा नहीं। तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक ही है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए, तो हमारा टॉपिक है दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या नाम है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है दैट इज प्रेजेंट इन, हमको मालूम है कि ज्यादातर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। तो ये कहां प्रेजेंट है? मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर दो तरीके के या दो पार्ट के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जो डॉर्सल ग्रुप वाला पार्ट है दैट विल send signal to EICM and diaphragm। डायफ्राम और EICM हमको मालूम है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर यही काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अंदर एक और दूसरा पार्ट है दैट इज वेंट्रल ग्रुप। वेंट्रल ग्रुप इज remained inactive during नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम ये इनएक्टिव रहता है। कहने का मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में जितने भी जो मेंटेन करने, इसकी स्पीड को, उसकी रिदम को मेंटेन करने का काम किसका है? डॉर्सल ग्रुप का। वेंट्रल ग्रुप इस दौरान इनएक्टिव रहता है। दूसरा एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इट इज प्रेजेंट इन पोन्स रीजन। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे या जितने पढ़ा है ब्रेन को, तो पोन्स रीजन के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? मॉडरेट फंक्शंस ऑफ रिदम सेंटर। मतलब ये रिदम सेंटर पे इनडायरेक्टली किसको कंट्रोल कर रहा है? रिदम सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा बहुत उसके फंक्शंस है वो अल्टर कर सकता है। तीसरा पार्ट
न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अलावा एक है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया, इट इज प्रेजेंट नियर रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के ही पास में प्रेजेंट है। तुमको लग रहा होगा ना कि जूनियर क्लासेस में तो बोला था कि रेस्पिरेशन को कोई कंट्रोल करता ही नहीं है, ठीक है, और हमको भी यही मालूम है कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा है। पर यहाँ पे देख के तुमको लग रहा होगा कि अरे यार हमारे साथ धोखा हो गया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रेगुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, कि जब बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है उस टाइम अपन ब्रीदिंग रेट बढ़ा दी जाए ताकि अपन तेजी से सांस ले, ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम पड़ रही है उस टाइम उसके फंक्शंस को कैसे ऑल्टर करना है। अगर ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा हो रही है तो ये सब सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। पूरी तरीके से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होगा, ऐसा ऐसा हो गया तो टाइम, ठीक है, तो वो नहीं होगा। डन। तो रिदम सेंटर के नजदीक में प्रेजेंट होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, और ये किसको सेंस करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कीमोसेंसिटिव मतलब ये केमिकल के लिए सेंसिटिव है। तो रेगुलेट CO2 एंड प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पीएच अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो पीएच एसिडिक हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। रेगुलेट CO2 एंड प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड डिक्रीज्ड ऑक्सीजन, इसके लिए ये सेंसिटिव रहता है। अगर ब्लड के अंदर ये बढ़ जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। ऐसा ऐसा एक और चीज जिसको सिंपली अपन ने नाम दे दिया रिसेप्टर या सेंसर या सेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो ये सेंसिटिव एरिया जो है वो कहां पर है, इट इज प्रेजेंट नियर एरोटिक आर्च। हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट से जो बड़ी वाली आर्च निकल रही होती है या बड़ी वाली ट्यूब निकलती है जो बॉडी को सप्लाई करती है, एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी जो अपर बॉडी पार्ट को या ब्रेन को हेड को लेकर जा रही है ब्लड नेक के थ्रू, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी किसके लिए सेंसिटिव है, सेंसिटिव फॉर डिक्रीज्ड ऑक्सीजन, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन। तो जैसे ही इनको पता चलता है इन दोनों एरिया का फंक्शन लगभग सेम ही है, तो ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। किसको भेजेंगे सिग्नल, फैन सिग्नल टू रिदम सेंटर, रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेंगे, और रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेंगे ताकि क्या किया जा सके, नेसेसरी एडजस्टमेंट, कि भाई ऑक्सीजन कम पड़ रही है, अब तुम देख लो आगे क्या करना है। जैसे ये वाला जो है मॉडरेट, इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, इसकी तरफ से अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आए तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या करेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगी तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की ड्यूरेशन बढ़ेगी कि कम होगी। हम 1 मिनट में 15 बार सांस ले रहे तो ब्रीदिंग के दौरान 3 मिनट का इंस्पिरेशन, 2 मिनट का एक्सपिरेशन पढ़ा है हमने, ठीक है। लेकिन अगर हम 20 बार या 30 बार करने लगे ब्रीदिंग तो सिर्फ हर एक 2 सेकंड के अंदर एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन होगा, तो उनकी ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। 15 बार सांस ले रहे हैं तो हमको इंस्पिरेशन में 3 सेकंड का समय लग रहा है और एक्सपिरेशन में 2 सेकंड का समय। मैं तो बोलूं कि हम 25 बार या 30 बार सांस लेने लग गए 1 मिनट के अंदर, तो अब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो हर एक बार सांस लेने में कितना समय लगा हमको, 2 सेकंड। तो समझ रहे हो, उनका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, वापिस समझाता हूं। सांस लाके देखो नॉर्मल टाइम पे टाइम लग रहा है। अब अगर स्पीड बढ़ा दूं मैं तो एक बार सांस लेने में जितना समय पहले लग रहा था क्या उतना लग रहा है, नहीं, वो ड्यूरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तुम जो भी वीडियो देख रहे हो, अनजान आदमी जो भी देख रहे हैं, ध्यान रखना मैं ऐसा ही आदमी हूं। तुमको लग रहा होगा ये कौन है यार। हाँ,
ठीक है। चलिए, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के साथ साथ दूसरे कुछ और पार्ट है जो हमको ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। इनको नोट करो, इतना सिंपल स्वीट तरीके से कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिलेगा। एक स्लाइड याद करी, एक टॉपिक अपना प्रिपेयर हो गया, और आसान है, बस इनके नाम तुमको याद रखने पड़ेंगे बेटा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। कर ली, नोट करो जल्दी से। अब एक और स्पेशल मैकेनिज्म आता है, दैट इज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ठीक है। ये क्या है? ये तब काम करता है जब बाकी का रेगुलेशन फेल हो जाता है, ठीक है। वर्क ओनली व्हेन अदर रेगुलेशन डू नॉट वर्क। किसी भी वजह से, ठीक है, यहां पे वजह इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा साथ में रहना जरूरी है, ठीक है। लोगों को बात करते हुए सुना होगा, मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, लेकिन मैं रहना चाहता हूं यहीं पर, मैं रुकना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं। हाँ, तो ये सब बातें फर्जी होती है, ठीक है। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी ऐसी बात करते, फिर प्रैक्टिकली सोचते तब लगता है कि नहीं, इतनी भी जरूरी चीजें नहीं है, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही, आगे बढ़ते रहना मतलब निरंतर चलते रहना। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अपना होगा तो रुक जाएगा, नहीं तो चला जाएगा, ठीक है। अपने को अपनी जिंदगी का सफर चलाते रहना है। मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूं पता नहीं, ठीक है। हाँ, गुड लक। हाँ, इधर देखो, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या काम करता है? जब दूसरे रेगुलेशन सारे के सारे क्या होंगे? फेल हो गए। तो जब सारे के सारे फेल हो गए भाई साहब, तब ये क्या काम करेगा? तब तो लगातार एल्वियोली में हवा बहुत ज्यादा भर जाएगी, ठीक है। एल्वियोली में हवा बहुत ज्यादा भर जाएगी, तो क्या काम करता है? ये एक तरीके का स्ट्रेच रिसेप्टर है। तो किसके अंदर होता है? इन वॉल ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल। कब एक्टिव होगा? एक्टिव व्हेन एल्वियोली मैक्सिमम भर जाए, एल्वियोली मैक्स फील हो गई, ठीक है, पूरी भर गई है। अब अगर और भरेगी तो फूट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंस्पिरेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि उसके अंदर हवा बहुत ज्यादा बड़ी भरी हुई है, ठीक है। तो उस टाइम पे एल्वियोली फूट नहीं जाए, इसलिए ये क्या देगा? सिग्नल टू स्विच ऑफ पॉइंट, ठीक है, कि भाई अब बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, या फिर थोड़ा कम कर दो, नहीं तो तुम्हारे अंदर के जो गुब्बारे हैं भ्रूम भ्रूम हो जाएंगे, ठीक है। तो भ्रूम भ्रूम नहीं हो, एल्वियोली भ्रूम भ्रूम नहीं हो, उसके लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। स्विच ऑफ पॉइंट है तो एल्वियोली फूटनी नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट एल्वियोलाई फ्रॉम बर्स्टिंग, एल्वियोली को फूटने से रोक रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, ठीक है। तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है, वो इस तरीके से काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? इसको भी नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए, तो आगे बात कर ही लेते हैं। नोट जो भी करेगा, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कि इस वीडियो को 100 बच्चे देख रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ 2 बच्चे देखें, लेकिन 2 बच्चे पूरा सीरियसली देख ले, उन 2 बच्चों का भला हो जाएगा। बाकी के लोग जो भी देखने आते हैं उनका बहुत अच्छा स्वागत है, कहानियां सुन के चले जाते हो, मस्ती मजाक सुन के चले जाते हो, लेकिन बेटा क्या होगा कि टाइम तुम्हारा खराब हो रहा है। हाँ, जिसको प्रिपरेशन ही नहीं करनी है, जो घर में आराम से बैठा है, जो मनोरंजन के नाम पे टिकटॉक देख रहा है, वो इसको देखेगा तो सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वो तो आते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। आओ 2 मिनट समय गुजारो, बैठो यहाँ पे, कभी तो पधारो हमारे देश। हाँ, तो इधर अगर आके देखे तो अच्छी बात है। पर जो नीट के विद्यार्थी है, जो 12th बोर्ड के विद्यार्थी है, जो 11th बोर्ड के अंदर साइंस बायो लिया हुआ है, वो बेटा लिखेंगे तो 2 साल बाद तुमको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो लिखना तो जरूरी है, नहीं लिखोगे तो उस कंटेंट तो बहुत सारी जगह पे मिल रहा है, तुम केवल सुन लोगे, वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हटाओ, और तुम देखना इसको, अगर एनसीईआरटी पढ़ने को मिले, तुम देखना वहां पे पैराग्राफ भरा हुआ है, तुमको समझ में ही नहीं आएगा। आधी चीजें समझ में आएगी तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा।
तो ये याद रखने के हिसाब से मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। बाकी तो मैं भी बोल देता हेरिंग रिफ्लेक्स है, बड़ा बड़ा एलियो फूटे नहीं, इसलिए ऐसा 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 होता है। पर अपन केवल फूटने तक का इंतजार नहीं करते, हम चाहते हैं कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ज्ञान भरे, दिमाग नहीं फूटे। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा इसके बारे में, हेरिंग रिफ्लेक्स। अब आगे चलते हैं अपन। जी हाँ, आगे अपन ने बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते? एक तो हम सबका प्यारा, मतलब प्यारा किसी का नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम जानते हैं, अस्थमा, जो कभी मरता ही नहीं है, हो जाए तो। ठीक है, इट इज अस्थमा बट इट साउंड्स लाइक अश्वत्थामा। हाँ, तो वो क्योंकि जिसको अस्थमा की दिक्कत होती है, जन्मजात दिक्कत भी हो सकती है, बाद में भी हो जाती है, तो बहुत बहुत कम चांसेस है कि इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, तुमने देखा होगा जब वो जो तुमने सांस की बीमारी जिसको अपन, हाँ, सांस की बीमारी मतलब ये वाली सांस, ठीक है, ये नॉर्मल वाली सांस, बहु वाली सांस नहीं, इसकी बीमारी तो बहुत नहीं, इसकी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आई एम हैप्पी मैन, हैप्पीली मैरिड। हाँ, अस्थमा जो हाँ, अस्थमा इज ड्यू टू inflammation in ब्रोंकाई। ठीक है, या ब्रोंकियल ट्री पूरा बात कर लो, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उस वजह से जो नैरो डाउन हो जाती है उसकी कैविटी वगैरह जो भी है, ल्यूमन नैरो डाउन हो जाता है, तो हमको एक तो सांस लेने में दिक्कत होती है, पंप यूज करते मालूम तुमको, डिफिकल्टी इन breathing and wheezing, सीटी बजने की जैसी आवाज आती है, कुकर की सीटी जैसी नहीं कि सांस लेंगे ऐसी आवाज नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा सांस ऐसा इस तरीके का आवाज आ रहा होता है। ठीक है, तो दिक्कत होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को भी है, तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पंप लेना जरूरी होता है, और घर का छोटा बच्चा चाहता है कि उसको भी पंप दिया जाए, मत देना कभी उसके हाथ में। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या हुआ, अस्थमा। बस बहुत सिंपल, तुमको इस पूरे टॉपिक के अंदर बहुत आसान आसान सा, या तो कैरेक्टर याद रखना है या फिर रीजन। ठीक है, कैरेक्टर मतलब वो सिम्टम क्या है, उसका लक्षण क्या दिखाई देता। अस्थमा, अस्थमा के बाद में एक डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस, ये तो और भी आसान है, सेम रीजन वही, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, सूजन, कफिंग वगैरह सब भी, और इसका मेन जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी कपिंग, म्यूकस बहुत ज्यादा बन जाती है, काफी बहुत ज्यादा कफ इसके अंदर देखने को मिलता है। सुबह सुबह लोगों को देखा ऐसा कर दो, ठीक है, हरा पीला कफ, देखना मत, तुम्हारे अंदर कफ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बाहर आ ही जाएगा। ब्रोंकाइटिस शुक्ल चीज होता है, पर बीमारी को सीरियसली लेना है। ठीक है, बहुत गंभीर हूं इस बारे में, मजाक मजाक की जगह है, पर बीमारी बीमारी की जगह पे है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। अगली बात एक और है, एम्फीसीमा। कौन सी सीमा? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, सो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से ये सब हो रहा है? तो ऑब्वियसली गैसेस एक्सचेंज में वगैरह दिक्कत होगा, सांस लेने वगैरह छोड़ने में कठिनाई होगी। अब किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग। हाँ, यहां पे ध्यान दे, युवा वर्ग ध्यान दे,
सिगरेट स्मोकिंग इज मेन कॉज, तंबाकू से कर्क रोग होता है। बता बता के थक गए, लेकिन अपने को नहीं मानना। इसी वजह से हमको कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है, इस तरीके की चीजों की तरफ नहीं जाए तो ही ज्यादा बेटर है। अंदर एक बहुत बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है भगवान ने, पिंक कलर के फेफड़े होते हैं, उनको काले कलर के मत करो यार। ठीक है, जीवन काला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम पे डिपेंडेंट लोग, अगर तुम जवान हो, बड़े आदमी हो, तो घर परिवार सब लोग परेशान होते हैं जब खासकर ऐसी कुछ चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत खतरनाक चीज है। नहीं जाना इस तरफ, बनती कोशिश अपने आप को बचा के रखना है। भले टीवी, फिल्म, वेब सीरीज या फिर तुम्हारे यार दोस्त कितना ही कूल बता दे इसको, पर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये कूल नहीं है। कुछ टाइम के लिए लगता है पर है नहीं, उसके बाद तुम देखोगे कि जो नहीं कर रहे वो ज्यादा सुखी है। दोनों तरीके से, हेल्थ वाइज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो हेल्थ ही है, लेकिन फाइनेंशियली भी दिक्कतें होती है। उधार मांग मांग के लोग काम चला रहे होते हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, हमारे ही मित्र गणों में है, हम उनको ही नहीं समझा पाए, क्योंकि वो जब हमारे मित्र बने तब तक उससे पहले सिगरेट के मित्र बन चुके थे वो। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, सॉरी ये फेंक देते, हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं करना है, सिगरेट की तरफ नहीं जाना है। नोट करो जल्दी से इसको। हाँ, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस और सिगरेट स्मोकिंग, वेरी गुड। एक और डिसऑर्डर है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नाम से ही समझ में आना चाहिए। ऑक्यूपेशन किसको बोला जाता है? व्यवसाय को, अपने कार्य को, अपने प्रोफेशन को। तो जनरली उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, जनरली इन वर्कर्स, जो कहां काम कर रहे होते हैं, इन माइनिंग इंडस्ट्रीज, जो खानों में काम करते हैं, जहां पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा उड़ते हैं। ठीक है, उन डस्ट पार्टिकल की वजह से एंटर्स इनटू लंग्स, इसकी वजह से एक तो हो जाता है इन्फ्लेमेशन, और ये कैसा डिसऑर्डर है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, एक होता है एक्यूट, जो कुछ टाइम के लिए होता है और फिर चलो जाता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर लंबे टाइम तक रहता है, तो इन्फ्लेमेशन होता है, और साथ साथ क्या कर सकते हैं? फाइब्रोसिस, फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी, फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ, और उसकी वजह से फेफड़ों में दिक्कतें बढ़ जाती है। तो इसको बचाव करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद एक लेवल के बाद इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। खासकर सिलिकोसिस और एस्बेस्टस की खानों में जो काम करते हैं, सिलिका की खानों में वगैरह, तुमने देखा होगा मुख्यमंत्री सहायता राशि भी मिलती है इसके अंदर, शायद 2 लाख रुपए तक जब डेथ हो जाती है या ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर? तो ये चीजें बहुत डेंजरस है, और हमारे शरीर का श्वसन तंत्र तो जान है यार, श्वसन तंत्र नहीं है तो कुछ नहीं। हालांकि सब तंत्र अपनी जगह, ऐसे तो हार्ट काम करना पड़े तो भी दिक्कत है, ब्रेन काम करना बंद करे तो भी दिक्कत है, पर ये वाइटल ऑर्गन है। फेफड़े, हृदय या हार्ट और ब्रेन, इन सब का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे क्या क्या नहीं करना है। अब इन चीजों में जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं, तो उनको ये तो नहीं बोल सकते कि छोड़ दो, लेकिन कम से कम मास्क वास्क बांधे और एक फिक्स लिमिट तक ही काम करे। ऐसा नहीं कि 14-14 घंटे तक उनसे काम लिया जा रहा है, जो काम ले रहे हैं उनकी भी गलती है। ठीक है, तो एक डिसेंट पेमेंट मिलना चाहिए, और 6 घंटे 7 घंटे अगर काम करने को दे रहे हैं, पर अपने यहाँ कौन किसकी सुनता है? कोई किसी की नहीं सुनता है। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। चलिए नोट करो जल्दी से। ठीक है, चलिए तो अब कुछ एडिशनल बातें मैं तुमको बता देता हूं फटाफट। हियरिंग ब्रूअर अपने पढ़ लिया है। एडिशनल एक टर्म आता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस।
एनाटॉमिकल डेड स्पेस। हमारी बॉडी की एनाटॉमी की वजह से कुछ एयर है जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, और वो कौन सी एयर है? एयर प्रेजेंट इन ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री क्या था? पहले लेक्चर के अंदर बात की थी, वापिस देखना। एयर प्रेजेंट इन ब्रोंकियल ट्री डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन, वो वहीं पे हमेशा रहती है। हमने पढ़ा भी है कि कुछ एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहती है, तो इसको बोला जाता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, जो लगभग होता है 150 ml। दूसरा है पैथोलॉजिकल डेड स्पेस। पैथोलॉजिकल डेड स्पेस कि भाई एल्वियोली तो है, ठीक है, एल्वियोली में तो हवा भरी हुई है, लेकिन किसी वजह से इनके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, ठीक है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। सो एल्वियोलर एयर, कुछ एल्वियोली के अंदर है, सबके अंदर तो नहीं, एल्वियोलर एयर डू नॉट पार्टिसिपेट। तो ये भी एक तरीके का क्या है? डेड स्पेस ही है। एक हेल्दी मैन के अंदर इसका वॉल्यूम कितना होगा? 0 ml। तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? टोटल डेड स्पेस। क्या बोला जाएगा? टोटल डेड स्पेस। वेरी गुड, आसान काम। टोटल डेड स्पेस, पैथोलॉजिकल डेड स्पेस, एनालिटिकल डेड स्पेस। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 ml इन हेल्दी मैन। डन, आसान, बहुत आसान। तुमने इसको देख लिया है। एक और टर्म आता है, इसको यहां पर ही रोक देते हैं। एक और टर्म आता है जिसको बोला जाता है शंट, टोटल शंट। इसमें भी दो पार्ट है, ठीक है। एक है फिजियोलॉजिकल शंट, एनाटॉमिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल शंट। दूसरा है पैथोलॉजिकल शंट। लगभग 98% ब्लड जो फेफड़ों में जाता है, मतलब जितना ब्लड फेफड़ों में जाता है उसका 98% ब्लड एल्वियोली की वॉल्व से होता हुआ ऑक्सीजनेट होता हुआ निकलता है, ठीक है। लेकिन 2% ब्लड जो रहता है, 2% ब्लड है, वो सीधा बाईपास कर जाता है, बाईपास द एल्वियोली। तो वो ऑक्सीजनेटेड होता ही नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? शंट बोला जाएगा, ठीक है। 2% ब्लड बाईपास द एल्वियोली। तो एक तो ये शंट हो गया। दूसरा कौन सा? पैथोलॉजिकल शंट। ब्लड तो एल्वियोली में गया था, लेकिन एल्वियोली पिचकी रह गई, उसके अंदर हवा आई नहीं, एल्वियोली कोलैप्स। वजह इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस हम समझ रहे हैं। एल्वियोली कोलैप्स हो गई, सो ब्लड डू नॉट ऑक्सीजनेटेड। ये भी तो दिक्कत है। तो ये भी एक तरीके का शंट है। तो वो उसके अंदर या ये जो ब्लड होगा वो भी ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी ब्लड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनको मिलाकर क्या बोला जाता है? टोटल शंट बोला जाता है। आया समझ में? सब कुछ क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करो जल्दी से। चलिए, तो आज बड़ा अच्छा चैप्टर हमारा यहाँ पर होता है खत्म। अब अपन एक चैप्टर और फिजियोलॉजी का पढ़ लेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं, बाकी की बातें में कर लेंगे, ठीक है। इधर देखो, एक दो टर्म है, ध्यान से देखना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन कौन जोड़ता है? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन कौन जुड़ा इसके अंदर? हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो अपन क्या बोलते हैं? अपन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन,
Hb प्लस CO2, ठीक है। तो ये तीनों कंपाउंड के बारे में ध्यान रखना, कौन किसके साथ में जुड़ता है। हालांकि ये पहले बता दिया था मैंने, पर फिर भी इसके बारे में ध्यान रखना। ये कैसा कंपाउंड होता है, चेरी रेड कलर का पिगमेंट। डन। चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। आगे की क्लास अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और रिवीजन कर दीजिए। तो हमने रेस्पिरेशन शायद 7-8 क्लास में खत्म कर दिया है, तो तुम निश्चिंत रहना कि हम बहुत सारी चीजें फटाफट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फटाफट पढ़ने का मतलब कि अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तुमको लग रहा होगा कि स्पीड धीरे है, तो स्टार्टिंग की कुछ चीजें दिक्कत करती है, इसीलिए स्पीड धीरे थी। आगे से ऐसी दिक्कतें नहीं होगी। डन। चलिए, हाँ, इसके साथ एक और जोड़ दो, मेट हीमोग्लोबिन, ताकि अगर कहीं पे क्वेश्चन दिखे तो तुम्हारी गलती नहीं हो। हीमोग्लोबिन प्लस ओजोन, हीमोग्लोबिन प्लस ओजोन, इनके जुड़ने के अंदर हीमोग्लोबिन और ओजोन जुड़ती है तब ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पर जाने दो, 4 चीजें। ऑक्सी हीमोग्लोबिन याद करने में कोई दिक्कत नहीं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन किसके साथ में, CO2 के साथ में, मेथ हीमोग्लोबिन किसके साथ में बन रहा है, ओजोन के साथ में बन रहा है। डन। चलिए, तो यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। तब तक के लिए मेरे को बाय बाय, अलविदा, शुक्रिया, खुश रहो और पढ़ाई करो। डन। चलिए।